कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में जूनियर डॉक्टर का रेप और हत्या किए जाने के मामले में सीबीआई ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट अदालत को सौंप दी। लेकिन उस स्टेटस रिपोर्ट में क्या है ये कोई नहीं जानता। यहाँ तक कि उसके बारे में सुनवाई के दौरान मौजूद कई वकीलों को भी इसकी जानकारी नहीं। वजह यह थी कि केस की जांच अभी जारी है। स्टेटस रिपोर्ट का खुलासा जांच को भी प्रभावित कर सकता है। लेकिन उस अपनी 10 दिनों की जांच में सीबीआई ने काफी कुछ हासिल कर लिया। पिछले 10 दिनों में सीबीआई ने इस केस में क्या जांच की, इस केस की सच्चाई आखिर क्या है और कोलकाता पुलिस की जांच सीबीआई की जांच से कितनी मिलती जुलती या हटकर। लेकिन चूंकि स्टेटस रिपोर्ट बेहद गोपनीय थी, इसलिए इन सवालों के जवाब सामने अभी तक नहीं आ पाए। सुप्रीम कोर्ट को सौंपी गई सीबीआई की इस स्टेटस रिपोर्ट के अंदर आखिर क्या क्या है ये तो किसी को नहीं पता। लेकिन सूत्रों के हवाले से एक बड़ी जानकारी सामने आई है, वो बेहद ही चौंकाने वाली है। तो स्टेटस रिपोर्ट से हटकर आपको बताते हैं कि आखिर पिछले 10 दिनों की जांच के बाद सीबीआई इस केस को लेकर किस नतीजे पर पहुंची है। तो सीबीआई सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक आरजीकर अस्पताल की जूनियर डॉक्टर के साथ गैंग रेप नहीं हुआ, बल्कि यह एक रेप था। और ये रेप के बाद जूनियर डॉक्टर का कत्ल करने वाला एक अकेला संजय रॉय था। वही संजय रॉय जिसे 9 अगस्त को ही कोलकाता पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, और वही संजय रॉय जो फिलहाल सीबीआई की कह सकते हैं कस्टडी में। सूत्रों के मुताबिक पहले कोलकाता पुलिस और फिर सीबीआई ने दोनों की लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन मौकाए वारदात यानी उस सेमिनार हॉल को लेकर एक ही जैसी थी। दरअसल सेमिनार हॉल की तरफ जाने वाले सीसीटीवी फुटेज में सिर्फ एक ही संदिग्ध नजर आया था, और वो संजय रॉय ही था। इसके अलावा रात 3 से लेकर 5:30 बजे तक सेमिनार हॉल की तरफ जाता कोई संदिग्ध नहीं मिला। जो कुछ कैमरे में वहां से गुजरते दिखाई दिए, उसमें से ज्यादातर लोग 3 से 5 मिनट में अपने अपने वार्ड या अपने काम में जुटे नजर आए, जिनका सबूत उन जगहों पर लगे सीसीटीवी कैमरे ने दिया। यानी एक अकेला संजय रॉय था जो 40 मिनट से ज्यादा सेमिनार हॉल में रहा। सेमिनार हॉल से बरामद ब्लूटूथ नेकबैंड और उसका कनेक्शन संजय रॉय के मोबाइल से होना भी इस केस में एक अहम सबूत बन गया। सूत्रों के मुताबिक संजय रॉय ने 9 अगस्त को ही कोलकाता पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया था। इसके बाद 14 अगस्त को जब वो सीबीआई की हिरासत में गया, तब भी उसने न सिर्फ अपना जुर्म कबूला बल्कि घटना वाली रात और सुबह की पूरी कहानी बयान कर दी थी। लेकिन आरोपी के एक बालिया बयान के बावजूद पहले कोलकाता पुलिस और फिर सीबीआई ठोस सबूतों की तलाश में जुटी हुई थी, और ये तलाश खत्म हुई फॉरेंसिक रिपोर्ट पर। सूत्रों के मुताबिक सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लैब कोलकाता ने सीबीआई को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इस रिपोर्ट का जो है इसलिए इंतजार था क्योंकि इससे ये पता चलना था कि किस जो है केस रेप का है या फिर गैंग रेप का, और फॉरेंसिक रिपोर्ट ने इसका जवाब दे दिया। सीबीआई को मिली फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक पीड़ित और आरोपी यानी संजय रॉय के डीएनए प्रोफाइल मैच कर गए। इतना ही नहीं, फॉरेंसिक जांच में पीड़ित के प्राइवेट अंगों से संजय रॉय के अलावा किसी और का डीएनए प्रोफाइल नहीं मिला। इसका मतलब ये हुआ कि पीड़िता के साथ रेप हुआ था, गैंग रेप नहीं। यानी रेप के मामले में कम से कम अकेला संजय रॉय ही शामिल था, और इसी रेप के दौरान संजय रॉय ने जूनियर डॉक्टर का कत्ल कर दिया। यानी सीबीआई की रिपोर्ट हूबहू वही है जो कोलकाता पुलिस की शुरुआती 4 दिनों की तफ्तीश में सामने आई। अब सवाल यह है कि सीबीआई ने अब तक अपनी जांच का खुलासा क्यों नहीं किया। तो सूत्रों के मुताबिक इस केस में कई ऐसे पहलू अब भी बाकी हैं जिनकी जांच अभी जारी है। दरअसल सीबीआई ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वारदात के बाद मौकाए वारदात से क्या क्या सबूतों को मिटाने की कोशिश की गई। क्या जानबूझकर एफआईआर देरी से दर्ज की गई, क्या केस को रफा दफा करने के लिए प्रिंसिपल ने कोई साजिश रची, और क्या ये सब खुद ही और अस्पताल की साख बचाने के लिए क्या क्या किया गया। यही वजह है कि पिछले 5 दिनों से सीबीआई लगातार आरजीकर अस्पताल के प्रिंसिपल संदीप घोष से पूछताछ कर रही है। वारदात के बाद की तमाम लापरवाहियों की कड़ियों
को जोड़ने के लिए ये पूछताछ हो रही है। और सीबीआई सूत्रों की माने तो अगर ये सबूत मिल गए कि 9 अगस्त की सुबह से लेकर रात तक अस्पताल परिसर के अंदर सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई, तो फिर इसी इल्जाम में प्रिंसिपल घोष को सीबीआई गिरफ्तार भी कर सकती है। वारदात वाले दिन यानी 9 अगस्त को अस्पताल प्रशासन की तरफ से हुई देरी और लापरवाही को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी आज तमाम सवाल उठाए थे। कोर्ट बार बार ये पूछ रहा था कि घटना वाले दिन कब डीडी एंट्री हुई, कब केस डायरी दर्ज हुई, कब एफआईआर लिखी गई, पोस्टमार्टम कितने बजे हुआ, लाश घर वालों को कब सौंपी गई, अंतिम संस्कार कब हुआ, पंचनामा कितने बजे किया गया। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि डीडी एंट्री सुबह 10:10 पर की गई, जबकि एफआईआर रात 11:30 बजे लिखी गई। ये बात परेशान करने वाली है कि इसके साथ ही जस्टिस पार्दीवाला ने पश्चिम बंगाल सरकार के वकील कपिल सिब्बल से पूछा कि जब आप बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए लेकर गए तो ये मामला अननेचुरल डेथ का था या नहीं। अगर ये अननेचुरल डेथ का नहीं था तो फिर पोस्टमार्टम की क्या जरूरत। उन्होंने कहा कि आप ये बताइए कि एफआईआर से पहले आपने पुलिस की डायरी में ये कब मेंशन किया ये अननेचुरल डेथ थी। जस्टिस पार्दीवाला ने कहा कि अननेचुरल डेथ रात 11:30 बजे और एफआईआर रात 11:45 पर दर्ज की गई। क्या ये तथ्य सही है? इस पर पश्चिम बंगाल सरकार के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि पोस्टमार्टम शाम 6 से 7 बजे के बीच हुआ और अननेचुरल डेथ पर दोपहर 1:45 पर दर्ज की गई। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम दोनों रिपोर्ट को कैसे मिला सकते। अननेचुरल डेथ की रजिस्ट्रेशन से पहले पोस्टमार्टम होता है, ये आश्चर्यजनक है। पश्चिम बंगाल सरकार और खासकर पुलिस के रवैये से कोर्ट बेहद नाराज नजर आया। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप अपने दस्तावेज में देखिए, पुलिस डायरी में एंट्री सुबह 5:20 अस्पताल से पुलिस को सुबह 10:10 पर सूचना दी गई कि एक महिला अर्धनग्न हालत में पड़ी हुई है। मेडिकल बोर्ड ने राय दी कि उसके साथ दुष्कर्म जैसी चीजें हुई हैं और पुलिस की डीडी एंट्री से यह पता चलता कि मौके वारदात की घेराबंदी पोस्टमार्टम के बाद की गई। जस्टिस पार्दीवाला ने तो गुस्से में कहा कि इस केस में राज्य सरकार ने जिस तरह से काम किया वैसा उन्होंने अपने 30 साल के करियर में कभी नहीं देखा। उन्होंने अस्पताल की असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए और कहा कि उनका आचरण संदिग्ध था। इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि वो एक महिला है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पार्दीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा इस वक्त कोलकाता जूनियर डॉक्टर केस की वो स्टेटस रिपोर्ट पढ़ी जो सील बंद लिफाफे में सीबीआई ने उन्हें कुछ देर पहले ही सौंपी। कई पन्नों की ये स्टेटस रिपोर्ट तीनों जस्टिस काफी देर तक पढ़ते रहे। क्योंकि ये स्टेटस रिपोर्ट फिलहाल गोपनीय है, इसलिए इसे तीनों ने खामोशी से पढ़ा। यही वो रिपोर्ट थी जिसमें कोलकाता की जूनियर डॉक्टर के कत्ल और रेप या गैंगरेप का शुरुआती सच लिखा था। इस रिपोर्ट में सीबीआई ने अब तक अपनी जांच की पूरी रिपोर्ट लिखी थी। कोर्ट की कार्रवाई खत्म होने से पहले सरकार की तरफ से पैरवी कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बाकायदा कोर्ट से अपील की कि इस स्टेटस रिपोर्ट को वापस लिफाफे में सील कर कोर्ट अपनी कस्टडी में रख ले। सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को कोलकाता पुलिस और सीबीआई दोनों की ओर से केस की टाइमलाइन सौंपी गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर हैरानी जताई कि दोनों की टाइमलाइन में सीक्वेंस की टाइमिंग अलग अलग है। कोर्ट ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान कोलकाता पुलिस के अधिकारियों के अलावा सीबीआई की ज्वाइंट डायरेक्टर भी मौजूद थी। अब हर किसी को सीबीआई की फाइनल रिपोर्ट का इंतजार है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहने नेशनल पॉलिटिकल।